संचार यानी कम्युनिकेशन। हम सब दिन भर यही तो करते हैं, दोस्तों से चैट करना, ऑफिस में मीटिंग्स, यहाँ तक कि ट्रैफिक में किसी को घूर के देखना भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। बिल्कुल। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सब होता कैसे है? एक ख्याल मेरे दिमाग से निकलकर किसी और के दिमाग तक बिना किसी गड़बड़ी के कैसे पहुंच जाता है? आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो इसी जादू को परत दर परत खोलने वाले हैं। बिल्कुल, आज की हमारी पड़ताल इसी विषय पर है। हमारे हाथ एक बहुत दिलचस्प लेख लगा है जो संचार की परिभाषा से शुरू होकर भारत में इसके हजारों साल पुराने इतिहास तक की यात्रा करता है। तो हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद ये समझना है कि एक मामूली सी गलतफहमी से लेकर बड़े-बड़े सामाजिक बदलावों तक हर चीज के पीछे कम्युनिकेशन की क्या भूमिका है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की गहराई में उतरते हैं। चलिए, तो लेख की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से होती है। वो ये कि हम चाहें भी तो कम्युनिकेशन करने से बच नहीं सकते। हम कुछ ना भी कहें तो हमारी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। जैसे कोई दोस्त अगर अचानक चुप हो जाए तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी खामोशी ही एक पूरा संदेश बन जाती है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है और स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है कि संचार असल में जीवन की निशानी है। जीवन की निशानी? हाँ, एक नवजात बच्चा भी रोकर अपनी जरूरतें बताता है। देखा जाए तो संचार का रुक जाना एक तरह से जीवन का रुक जाना है। और आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो आज के जमाने में घोस्टिंग शब्द इतना असरदार इसीलिए है। सही बात है। क्योंकि किसी के संदेशों का जवाब ना देना मतलब जानबूझकर संचार बंद कर देना अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर चुभने वाला संदेश होता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि पूरी इंसानी सभ्यता के विकास की कहानी ही संचार के विकास की कहानी है। पहले भाषा बनी, फिर उसे लिखने के लिए लिपि आई, फिर छपाई की मशीनें और आज इंटरनेट। इन सब का मकसद एक ही था, संदेशों को भेजने में लगने वाले समय और दूरी को कम करना। एग्जैक्टली। हाँ, और इसी वजह से दुनिया एक गांव में बदल गई है वाला मुहावरा अब सिर्फ मुहावरा नहीं रहा। लेख में 11 सितंबर 2001 का उदाहरण दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले का। हाँ, मैंने पढ़ा। उस घटना को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा, लाइव। उस एक पल में न्यूयॉर्क में हो रही एक त्रासदी दुनिया भर के करोड़ों लोगों का साझा अनुभव बन गई। ये जनसंचार की असली ताकत है। तो फिर ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? मतलब एक ख्याल दिमाग में आने से लेकर दूसरे व्यक्ति के समझने तक पर्दे के पीछे क्या क्या होता है? स्रोत इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर समझाता है और ये वाकई कमाल का है। सब कुछ शुरू होता है स्रोत या सेंडर से, जिसके मन में कोई विचार या संदेश है। इसके बाद एक बहुत जरूरी कदम आता है जिसे स्रोत एनकोडिंग कहता है। एनकोडिंग? हाँ, ये सुनने में टेक्निकल लगता है पर हम इसे हर सेकंड करते हैं। इसका मतलब है अपने विचार को शब्दों, इशारों या संकेतों में ढालना। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आपके दिमाग में जो विचार हैं वो कपड़ों का ढेर है और भाषा एक सूटकेस है। आप उस ढेर को यूं ही सूटकेस में नहीं फेंक सकते। नहीं, आपको कपड़ों को सही से तय करके जमाना होगा ताकि वो फिट हो जाएं, और जब दूसरा व्यक्ति सूटकेस खोले तो उसे सब कुछ सही सलामत मिले। यही एनकोडिंग है, अपने विचार को सही शब्दों में तय करना। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। तो एक बार जब मैंने अपने ख्याल को शब्दों के सूटकेस में पैक कर लिया, यानी एनकोड कर लिया, तो वो संदेश किसी माध्यम यानी चैनल के जरिए, जैसे मेरी आवाज या फोन लाइन, दूसरे व्यक्ति यानी रिसीवर तक पहुंचता है। और यहाँ रिसीवर का काम सिर्फ सुनना नहीं है, वो उस संदेश को डिकोड करता है। डिकोड यानी वो सूटकेस को खोलकर, कपड़ों की तह खोलकर ये समझने की कोशिश करता है कि भेजने वाले का मतलब क्या था। सफल कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही कोड समझते हो। हाँ, एक ही भाषा। हाँ, एक ही भाषा और उसके छिपे हुए अर्थों को। अगर मैंने सूटकेस में गर्मी के कपड़े पैक किए और वो किसी बर्फीली जगह पर पहुंच गया तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, फीडबैक। फीडबैक। बिल्कुल। जब रिसीवर संदेश मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, तभी सेंडर को पता चलता है कि उसका सूटकेस सही जगह पहुंचा है या नहीं, और उसके अंदर का सामान सही समझा गया है या नहीं। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन एक तरफा है, अधूरा है। लेकिन इस पूरे सफर में एक विलन भी है जिसे स्रोत शोर यानी नॉइस कहता है। शोर?
और ये शोर सिर्फ बाहर की तेज आवाज नहीं है। लेख बताता है कि शोर कुछ भी हो सकता है जो संदेश को बिगाड़ दे। यस। मान लीजिए आप किसी से फोन पर जरूरी बात कर रहे हैं और नेटवर्क खराब है, ये तकनीकी शोर है। हाँ, होता है। या आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार अपना फोन देख रहा है, उसका ध्यान बढ़ना भी एक तरह का मानसिक शोर है। अच्छा, मतलब मेरा खुद का मूड भी शोर बन सकता है। जैसे अगर मेरा दिन खराब गया हो और कोई मुझसे मजाक में भी कुछ कह दे तो शायद मैं उसे गलत समझ लूं। बिल्कुल, आपका खराब मूड उस वक्त का सबसे बड़ा शोर है जो संदेश के असली मतलब को आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। सफल संचार का मतलब ही इस शोर को पहचानना और कम से कम करना है। तो अब जब हम प्रक्रिया समझ गए हैं, स्रोत हमें संचार के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताता है। कुछ तो जाहिर हैं, जैसे सांकेतिक, मतलब इशारों से बात करना, या मौखिक और अमौखिक, जहां हमारे शब्द कुछ कहते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही होती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। मुझे वो हर वीडियो कॉल याद आ जाती है जहां कोई कहता है हाँ मैं बहुत उत्साहित हूं, लेकिन उसका चेहरा एकदम सपाट होता है। हाँ, एकदम। लेकिन लेख हमें कुछ और गहरी श्रेणियों में ले जाता है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम है अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अंतःवैयक्तिक? जी, ये वो संवाद है जो हम किसी और से नहीं बल्कि खुद से करते हैं। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कोई योजना बना रहे होते हैं या मनी मन किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी से कुछ कहने की तैयारी कर रही होती हूँ तो वो बातचीत असल में मेरी दूसरी बातचीत होती है। हाँ, पहली तो मैं अपने दिमाग में पहले ही कर चुकी होती हूँ। मैंने तो कभी अपने विचारों को इस तरह नहीं देखा। यही तो इस लेख की सबसे दिलचस्प बात है। हर बाहरी संवाद की एक रिहर्सल हमारे अंदर चलती है, और अगर वो पहली अंदरूनी बातचीत ही उलझी हुई है तो बाहर वाली बातचीत के सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कमाल है। ये हमारे संचार की नींव है। तो इस पहली बातचीत के बाद आता है अंतर्वैयक्तिक, यानी इंटरपर्सनल संचार। हाँ, दो लोगों के बीच की आमने सामने की बातचीत। हमारे सारे रिश्ते, दोस्ती, परिवार, सब इसी पर टिके हैं, और इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है, इसलिए ये सबसे असरदार माना जाता है। इसके बाद आता है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे क्लासरूम या ऑफिस की टीम मीटिंग, जहां हमारा संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समूह के लिए होता है। बिल्कुल, और इसका मकसद अक्सर किसी समस्या का समाधान निकालना या किसी साझा लक्ष्य पर काम करना होता है। और फिर आता है सबसे बड़ा रूप, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। ये तब होता है जब हम किसी टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी या इंटरनेट के जरिए एक बहुत बड़े और अनजान जनसमूह से बात करते हैं। और यहाँ संदेश को किसी मशीन के जरिए कॉपी करके हजारों लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचाया जाता है। हाँ, और ये बाकी रूपों से बहुत अलग है। इसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को जानते नहीं और फीडबैक भी तुरंत नहीं मिलता। स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प किरदार का जिक्र है, द्वारपाल, गेटकीपर। ये कौन लोग हैं? इसे ऐसे समझिए कि मीडिया एक बहुत बड़ा क्लब है और गेटकीपर उस क्लब का बाउंसर है। अच्छा। हर रोज हजारों खबरें और कहानियां उस क्लब में घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन एडिटर या न्यूज़ डायरेक्टर जैसा गेटकीपर दरवाजे पर खड़ा होकर तय करता है कि कौन सी कहानी अंदर जाएगी और कौन सी बाहर रहेगी। तो वो सिर्फ चुनता ही नहीं है? नहीं, वो ये भी तय करता है कि अंदर जाने वाली कहानी कैसी दिखेगी। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई, लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में क्या ये गेटकीपर वाला आइडिया थोड़ा पुराना नहीं हो गया? अब तो हर कोई अपना कंटेंट डाल सकता है, हर कोई खुद एक गेटकीपर है जो तय करता है कि उसे क्या शेयर करना है। क्या शक्ति अब इन पुराने गेटकीपर्स के हाथ से निकल नहीं गई है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत पारंपरिक मीडिया के संदर्भ में बात करता है, लेकिन आपका सवाल आज के दौर की हकीकत है। पारंपरिक द्वारपालों का महत्व कम जरूर हुआ है, लेकिन अच्छा, खत्म नहीं हुआ। वो आज भी एजेंडा तय करते हैं? हाँ, अब उनके साथ साथ हजारों नए छोटे छोटे द्वारपाल, जैसे हम और आप, भी मैदान में आ गए हैं, जो अपनी अपनी फॉलोइंग के लिए जानकारी को फिल्टर करते हैं। इससे जानकारी का लोकतंत्र तो बना है, लेकिन साथ ही गलत सूचना का शोर भी बहुत बढ़ गया है। और जनसंचार के काम क्या है? क्या सिर्फ सूचना देना और हमारा मनोरंजन करना ही इसका मकसद है? लेख के मुताबिक इसके काम कहीं ज्यादा गहरे हैं। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तो है ही, पर इसका एक बड़ा काम है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना मतलब मीडिया जब किसी मुद्दे को बार बार और प्रमुखता से दिखाता है तो वो मुद्दा जनता और सरकार दोनों के लिए अहम बन जाता है। सही। इसके अलावा सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना और समाज को बहस करने के लिए एक मंच देना भी इसके जरूरी काम है। ये सब सुनकर मुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही है
कि भारत में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। क्या ये सब पश्चिम से आई हुई चीजें हैं? बिल्कुल नहीं, और यहीं पर यह लेख बहुत दिलचस्प हो जाता है। स्रोत के अनुसार भारत में संचार की परंपरा हजारों साल पुरानी है। हजारों साल? हाँ, मजाकिया अंदाज में कहा जाए तो देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जा सकता है, जो ब्रह्मांड में घूम घूम कर यहाँ की खबर वहां पहुंचाते थे। नारायण नारायण। हाँ, वो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक संवाद सेतु थे। उनको पत्थर के स्तंभों और शिलालेखों पर खुदवाया ताकि वो सदियों तक बने रहें। ये उस दौर का स्थायी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था। ये तो हुई राजा महाराजाओं की बात। आम जनता आपस में कैसे संवाद करती थी? उनके लिए क्या माध्यम थे? बहुत अच्छा सवाल है। भारत में लोक माध्यमों की ये बहुत समृद्ध परंपरा रही है, जो आज भी जिंदा है। सूरत में भीमबेटका की गुफाओं में बने हजारों साल पुराने चित्रों का जिक्र है। हाँ, जो उस दौर के लोगों का अपनी कहानी कहने का तरीका था। बाद में यही परंपरा कठपुतली, नौटंकी, जातरा, यक्षगान जैसे लोक नाटकों के रूप में विकसित हुई। अच्छा। ये कलाकार गांव-गांव घूमकर सिर्फ मनोरंजन नहीं करते थे, बल्कि वो उस जमाने के पत्रकार और सोशल कमेंटेटर भी थे। वो संदेश फैलाते थे और जनमत तैयार करते थे। और फिर आधुनिक माध्यम आए, जैसे अखबार और रेडियो। हाँ, और भले ये माध्यम पश्चिम से आए, लेकिन भारत ने उन्हें बहुत जल्दी अपना रंग दे दिया। लेख कहता है कि आज हमारे जनसंचार माध्यमों का ढांचा भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी कहानियां, उनका रंग, रूप पूरी तरह से भारतीय है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोगों का जिक्र है, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के दौरान पत्रकारिता को एक मिशन बनाया। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस बातचीत ने संचार की पूरी दुनिया ही खोल कर रख दी। एक छोटे से विचार से शुरू होकर इनकोडिंग और डिकोडिंग के सफर से गुजरते हुए, शोर से लड़ते हुए, शोर से लड़ते हुए वो कैसे करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और समाज को शक्ल देता है। ये प्रक्रिया वाकई अद्भुत है। ये सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है। नहीं, ये वो धागा है जो हमें एक समाज के तौर पर एक साथ बुनता है। बिल्कुल सही कहा। और लेख का अंत हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो कहता है कि जनसंचार माध्यमों का हम पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का गहरा असर पड़ता है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचना एक बाढ़ की तरह है। पारंपरिक द्वारपाल तो हैं ही, लेकिन अब एल्गोरिथम्स भी एक तरह के द्वारपाल बन गए। सही बात है। जो तय कर रहे हैं कि हम क्या देखेंगे और क्या नहीं। ऐसे में यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक जागरूक इंसान के तौर पर कोई व्यक्ति सूचनाओं के इस महासागर में गोते लगाते हुए अपने दिमाग का द्वारपाल खुद कैसे बन सकता है।